गुड इवनिंग इन्वेस्टर्स। मैं स्वप्निल आदमने आपका आज इस इन्वेस्टर मीट में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हम 2 मिनट राह देखेंगे सो दैट आज बहुत सारे इन्वेस्टर जुड़ने वाले हैं। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे ही इन्वेस्टर जुड़ते हैं मैं स्पीकर का रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्वाइन हो। तब तक के आई विल रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। थैंक यू। Yeah, hello and good evening everybody. आज के सेमिनार वेबिनार में आप सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच आज के सेमिनार में वेबिनार में जुड़ने के लिए। आई नो आप ये 50 मिनट्स में जो आप यहाँ पे देने वाले हो 50 मिनट में बहुत कुछ कर सकते थे, बट यू डिसाइडेड टू स्पेंड इट हियर। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई होप कि इस 50 मिनट्स में जो आपने मुझे देने का सोचा है, उस पे मैं आपको अच्छा रिटर्न दे सकूँ, कुछ बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ जो आप आपके इन्वेस्टमेंट में इम्प्लीमेंट करो और जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्रेज़ेंटेशन शुरू करने से पहले कि अब आपने डिसाइड किया ही है कि आज की शाम 50 मिनट आप मुझे देने वाले हैं, तो आई रिक्वेस्ट फुल फ़ोकस। नहीं 50 मिनट देना ही है तो फिर पूरी तरीके से मुझे दीजिए। आई नो आजकल के फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स के ज़माने में 50 मिनट एक ही जगह पे फ़ोकस करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप ये 50 मिनट और कहीं पे ध्यान ना दें और फ़ोकस करें, क्योंकि आप दोनों जगह पे फ़ोकस करेंगे तो शायद दोनों चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेक मोर देन 50 मिनट्स, ये पक्का है, राइट? शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मेरा नाम आपको इनवाइट में इमेज तो आया ही होगा, फिर भी अ, मेरा नाम सरफराज है। आई रिप्रेजेंट एनजे वेल्थ। आई टेक केयर ऑफ द वेस्ट जोन फॉर एनजे और
18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, इक्विटी मार्केट में हूँ, तो आप कह सकते हो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में और इक्विटी के बारे में अ, जानता हूँ। और वही जो जानकारी है, वही जो समझ है थोड़ी बहुत, वही जो थोड़ा बहुत अनुभव है, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो अगेन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और आभारी हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ आपको बता पाऊँ, सिखा पाऊँ, जो आपको इन्वेस्टमेंट्स में काम आए। तो आज का जो टॉपिक है, आई एम श्योर इनवाइट में आपने पढ़ा ही होगा। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है ना? नॉर्मली हम लोग जब ये वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो हम लोग ये बात करते हैं कि भाई इक्विटी क्या है? क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्फ्लेशन क्या है? कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी में रिटर्न कैसे आता है? सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बना जाए? ये सब बातें हम लोग नॉर्मली वेबिनार में करते हैं। आज थोड़ा उल्टा हम लोग करेंगे। आज हम लोग बात ये करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए या व्हाई इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी इन इक्विटी। तो जितने भी हमारे अनुभव में हमने इन्वेस्टर्स देखे हैं जिन्होंने इक्विटी में पैसा नहीं बनाया है, जिनका अनुभव इक्विटी में अच्छा नहीं रहा है, उनसे हमने क्या सीखा है और वो ही मैं आज आप लोगों के साथ बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि व्हाई इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी इन इक्विटी। इक्विटी ने वेल्थ क्रिएट करके दिया है। नो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 100 का सेंसेक्स आज 57,000 है, 58,000 है, 60,000 है। तो 100 का 60,000 मतलब 1 लाख का 6 करोड़ हो गया। अगर 1 लाख किसी ने 1979 में इन्वेस्ट किया होता तो आज 6 करोड़ हो गया होता। सो पैसा बना है, पैसा बना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मतलब सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने पैसा क्यों नहीं बनाया या जो इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं बनाया उन्होंने क्या गलती करी, वो हम लोग आज बात करेंगे। राइट, सो व्हाई इन्वेस्टर्स डोंट मेक मनी इन इक्विटी। राइट, सो पहला रीजन जो हमें लगता है, जो मुझे लगता है व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी इज दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्विटी। इक्विटी को एक क्या चीज़ है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं या इक्विटी को या शेयर बाज़ार को सट्टा समझते हैं, काफ़ी लोग उसको जुगार बोलते हैं, काफ़ी लोग गैम्बलिंग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इसको सट्टा बोलते हैं या काफ़ी लोग इसको गैम्बलिंग के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो गया। दैट इज़ हाउ दे इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट? सो ये पहला रीज़न है और फंडामेंटल रीज़न है व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी। बिकॉज़ अगर आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो उसको समझोगे ही नहीं वो क्या है, तो उसमें पैसा कैसे बनेगा? और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट में नहीं, किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, वो क्या है वही नहीं समझोगे, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा कैसे देगी? वो चीज़ आपको फ़ायदा दे ही नहीं सकती है। So first fundamental reason why people don't make money in equity is because they don't understand equity. उनको इक्विटी जुगाड़ लगता है, गैम्बलिंग लगता है, सट्टा लगता है। मैं थोड़ा इक्विटी क्या है आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अगली बार जभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करो, तो करें, राइट? और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि इक्विटी को हम लोग काफ़ी बार शेयर्स बोलते हैं। तो मैंने एल&टी का शेयर लिया, मैंने रिलायंस का शेयर लिया। ये शेयर बोलते हैं ना, ये एक्चुअली शेयर बोलते हैं उस वजह से लोगों को इक्विटी या शेयर ठीक से समझ में नहीं आता बिकॉज़ वो एक इंग्लिश शब्द है। शेयर इज़ एन इंग्लिश इंग्लिश वर्ड। अगर आप इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करोगे, हिंदी में या गुजराती में या मराठी में या कोई भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करोगे तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो जब आप एल&टी का शेयर ले रहे हो, आप एल&टी का हिस्सा ले रहे हो। जब आप रिलायंस का शेयर ले रहे हो, आप रिलायंस का हिस्सा ले रहे हो। बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग इन शेयर्स मीन्स बाइंग अ हिस्सा इन अ कंपनी। आप सट्टा नहीं लगा रहे हो, आप गैम्बल नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक्चुअली एक बिजनेस के भागीदार बन रहे हो। आपकी
और मेरी क्षमता नहीं है कि बाइक बना के बेचे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया में आने वाले समय में बहुत बाइक बिक सकती है, बट आप बाइक का बिजनेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप हीरो के हिस्सेदार बन सकते हो उसका शेयर खरीद के। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा खरीद के। आप अपना बैंक शुरू नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एचडीएफसी बैंक के हिस्सेदार बन सकते हो। आप अपनी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी के बारे में कुछ नहीं पता, कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप इन्फोसिस के हिस्सेदार बन सकते हो। आप आपकी ऑयल रिफाइनरी नहीं खोल सकते हो, लेकिन आप रिलायंस के हिस्सेदार बन सकते हो। राइट, बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर इक्विटी से पैसा बनाना है, तो पहली चीज जो हमको करनी पड़ेगी वो ये है कि इक्विटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। इक्विटी जिसको हम लोग शेयर 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 बोलते हैं, शेयर को अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो हिस्सा होता है। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। वो बिजनेस का प्रॉफिट जैसे बढ़ेगा, उसके हिस्से का भाव, मतलब शेयर का भाव, शेयर बोलना ही बंद कर दो ना, सिर्फ हिस्सा ही बोलो ना आज के बाद, शेयर बोलना ही बंद कर दो। हिस्से का भाव बढ़ेगा या गिरेगा? मुनाफा अगर बढ़ेगा तो हिस्से का भाव बढ़ेगा, मुनाफा अगर गिरेगा तो हिस्से का भाव गिरेगा। राइट, तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिजनेस में भागीदार बन रहे हो। और जब मैं बोलता हूँ प्रॉफिट जब बढ़ता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ता है, वो सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, डेटा है जो प्रूव करता है कि सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ मुनाफा ही बिजनेसेस के वैल्यू को बढ़ाता है या शेयर के प्राइस को बढ़ाता है। उसका सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, जैसा मैंने बोला, मैं सिर्फ 50 मिनट्स आपके लूंगा तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा। तो ये एक मेरे ख्याल से ग्राफ, परफेक्ट ग्राफ है जो ये प्रूव करता है कि प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। राइट, ये सेंसेक्स का एग्जांपल है। सेंसेक्स जनवरी 1991 में तकरीबन 982 का था, मतलब आप मोटा मोटी मान लो ना कि 1000 का था सेंसेक्स था। जनवरी 1991 में सेंसेक्स 1000 का था। और तब जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां थी, उसका मुनाफा था 60। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, और मुझे टेक्निकल आज बात करनी नहीं है। अब ये मान के चलो ना कि सेंसेक्स की 30 कंपनियां मिला के एक हिस्से पे 60 रुपया कमा रही थी, या ऐसा मान लो कि उनका मुनाफा 60 रुपए का था, 60 रुपए का था, 60 करोड़ का था, जो मानना हो मान लीजिए, डजन मैटर, 60 लाख का था, डजन मैटर। पॉइंट इज के सेंसेक्स 1000 का था और मुनाफा 60 का था। अब इन 30 सालों में, 30-31 सालों में हुआ क्या? मुनाफा 60 का 2144 हो गया। इन 30 सालों में सेंसेक्स की 30 कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, इन्फोसिस का मुनाफा बढ़ा, रिलायंस का मुनाफा बढ़ा, हीरो का मुनाफा बढ़ा, एचडीएफसी बैंक का मुनाफा बढ़ा, सबका मुनाफा बढ़ा। तो ऑटोमेटिकली सेंसेक्स की 30 कंपनियों का एवरेज मुनाफा बढ़ा। कितना बढ़ा? 60 का मुनाफा हो गया 2000। राइट, और सेंसेक्स आप देखोगे तो 1000 का हो गया 60,000। इसको आप परसेंटेज में निकालो तो मुनाफा बढ़ा मोटा मोटी 12.5% से, सेंसेक्स बढ़ा 14% से, थोड़ा ऊपर नीचे। तो काफी लोग बोलते हैं ना कि भाई इक्विटी तो न्यूज से चलता है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, एफआईआई से चलता है, ट्रेडर्स चलाते हैं, ये चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है, वो चलाता है। कोई चीज इक्विटी को नहीं चलाती है, सिर्फ एक चीज चलाती है इक्विटी, मतलब बिजनेस। और वो बिजनेस का भाव को ऊपर या नीचे ले जाने में सिर्फ एक ही चीज की ताकत है, और वो चीज है उस बिजनेस का मुनाफा, प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें इक्विटी को ऊपर नीचे लेके जा सकती है। जैसे 1.5 साल पहले कोविड की वजह से सेंसेक्स 30-40% गिरा था। उसके पहले कुछ सालों पहले लीमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट 50-60% गिरा था। उसके पहले कारगिल वॉर की वजह से 50-60% गिरा था। उसके पहले हर्षद मेहता स्कैम की वजह से 50-60% गिरा था। शॉर्ट टर्म में एक्स वाई जेड रीजन की वजह से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही चीज के अंदर ताकत है,
बिजनेस के प्राइस को बढ़ाने की और गिराने की, और वो चीज है उस बिजनेस का मुनाफा। इन 30 सालों में सेंसेक्स का मुनाफा 60 का 2000 हो गया, सेंसेक्स 1000 का 60,000 हो गया। 12-13% से मुनाफा बढ़ा है, 13-14% से सेंसेक्स बढ़ा है। बीच बीच में ये लाल लाइन और ब्लू लाइन में गैप आते रहेंगे। लाल लाइन मुनाफा की लाइन है और ब्लू लाइन जो है वो सेंसेक्स की लाइन है, लेकिन आप लॉन्ग पीरियड देखोगे तो दोनों लाइन सेम ही चल रही है, राइट। सो पहला रीजन जो मुझे लगता है व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे डोंट अंडरस्टैंड इक्विटी। इक्विटी सत्ता नहीं है, गैम्बल नहीं है। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बिजनेस। वो बिजनेस अच्छा करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। इन 30 सालों में सेंसेक्स का मुनाफा 12-13% से बढ़ा है, सेंसेक्स 12-13% से बढ़ा है। तो ये गलती ना करे उसका सॉल्यूशन क्या है? गलती ना करे उसका सॉल्यूशन ये है कि चेंज द वे यू थिंक अबाउट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में जैसा सोचते हो वो सोच को बदलने की जरूरत है। तो ये सोचना है कि भाई मैं इस बिजनेस में पार्टनर बन रहा हूँ और ये बिजनेस का प्रॉफिट, इसका प्राइस बढ़ाएगा या गिराएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें इसका प्राइस बढ़ा या गिरा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ इस बिजनेस का प्रॉफिट ही इसके प्राइस को बढ़ा सकता है या गिरा सकता है। एंड गुड बिजनेसेस विल ग्रो प्रॉफिट्स। ये चौथी चीज है जो अपने को माननी है कि भाई अच्छे बिजनेसेस है, उनका उनका प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही। शॉर्ट टर्म में बिजनेसेस में ऊपर नीचे हो सकता है, अच्छा समय बुरा समय आ सकता है, तेजी मंदी आ सकती है, लेकिन अच्छे बिजनेसेस होंगे वो अपना प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में बढ़ाएंगे, राइट। सो ये पहला रीजन है जो हमको लगता है व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी इज बेसिकली दे डोंट अंडरस्टैंड इक्विटी प्रॉपरली, राइट। आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप एक बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो। प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। जो सोच से हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो सोच को बदलनी पड़ेगी। आप एक बिजनेस में पार्टनर बन रहे हो, हिस्सेदार बन रहे हो, मुनाफा बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रीजन की तरफ जाते हैं, व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी, एंड दैट रीजन इज दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की कोई बड़ी भाषा नहीं है। काफी लोग बोलते हैं इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सब अलग अलग लोगों का लॉन्ग टर्म अलग अलग होता है। किसी के लिए 10 बजे लेके 3 बजे बेचना लॉन्ग टर्म होता है, और मैंने 5 घंटा रखा, है ना? क्योंकि उसके लिए तो वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि उसके सामने किसी ने 10 बजे लेके 10:30 बजे बेचा। तो उसको लगता है मैंने तो 5 घंटा रखा यार, मैं लॉन्ग टर्म हूँ। किसी के लिए मंडे को लेके फ्राइडे को बेचना लॉन्ग टर्म होता है ना? कोई परिभाषा नहीं है लॉन्ग टर्म की। सो 5 दिन वाला 5 घंटे से लॉन्ग टर्म है, 5 घंटे के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म है। कोई बोलता है मैंने 5 महीना रखा, तो 5 महीने वाला 5 दिन वाले के सामने लॉन्ग टर्म है। कोई बोलता है मैंने 5 साल रखा, तो 5 साल वाला 5 महीने के सामने लॉन्ग टर्म। सो कोई परिभाषा नहीं है, बट बेसिकली अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आप इक्विटी में कभी पैसा नहीं बनाओगे, ये श्योर है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो इक्विटी डेफिनेटली सट्टा है या गैम्बल है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो इक्विटी में पैसा भी बनेगा और इक्विटी गैम्बल भी नहीं है, राइट। अभी शॉर्ट टर्म क्यों करते हैं लोग? शॉर्ट टर्म इसलिए करते हैं कि नो क्विक मनी बनाने की काफी बार ग्रीड आ जाती है, लालच आ जाती है, इच्छा आ जाती है, और वो क्विक मनी बनाने की इच्छा या लालच हमको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करवाती है, राइट। या तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आ गया हो, तो हमको लगता है कि भाई आने वाले शॉर्ट टर्म में भी ये रिटर्न आ जाएगा। मान लो मार्केट अभी पिछले 1 साल में 50,000 का 60,000 हो गया, तो अब ये शॉर्ट टर्म में 50 का 60,000 हो गया, तो हमको लगता है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में भी ये 60 का 70 हो जाता है। इसीलिए लोग शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और इक्विटी में कभी पैसा नहीं बनता है। बिजनेसेस डोंट मेक मनी इफ डन फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप में से कोई बिजनेस करता है, या आप जॉब भी करते हो, तो जॉब भी अल्टीमेटली तो कोई किसी बिजनेस में ही कर रहे हो। तो आपको लगता है कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकता है? मतलब मैंने एक बिजनेस शुरू किया आज, और ना 6 महीने में मुनाफा करने लग गया या 1 साल में मुनाफा करने लग गया। नहीं, तेजी मंदी आती रहेगी, राइट।
businesses go through ups and downs in short term for many reasons. अब अगेन ये प्रूव करने के लिए कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में पैसा कभी नहीं बनेगा, मेरे पास एक चार्ट है. सो हर एक रीजन का मैं एक चार्ट बताऊंगा जो इजी करेगा मेरे रीजन को प्रूव करने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ. सो सेकंड रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी इज बिकॉज दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की कोई परिभाषा नहीं है, इसीलिए किसी को लगता है 5 महीना भी लॉन्ग टर्म है और किसी को लगता है 5 दिन भी लॉन्ग टर्म है, राइट. सो ये अगेन सेंसेक्स का ही एनालिसिस है, बहुत सारे आंकड़े हैं. आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आंकड़ों पे ध्यान मत दीजिए. ये डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक एनालिसिस है, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस. सेंसेक्स के ऊपर उन्होंने ये एनालिसिस किया. सेंसेक्स जैसे कि मैं आगे भी बोल चुका हूँ कि अप्रैल 1979 में 100 था. सेंसेक्स जिसका बेस 1979 रखा गया और उसका बेस 100 रखा गया, वो 100 आज बढ़ के 60,000 हुआ है, राइट. तो कितने साल हो गए इसको? 20 और 20 42 साल के आजू बाजू हो गए सेंसेक्स को, राइट. अब ये एनालिसिस ये बोलता है कि अगर आप सेंसेक्स में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, किसी भी दिन इन्वेस्ट करते, इन 42 सालों में किसी भी दिन इन्वेस्ट करते और 1 साल के लिए पैसा रखते, या हर दिन इन्वेस्ट करते और 1 साल के लिए पैसा रखते, तो होता क्या कि आपका नेगेटिव रिटर्न आता 28% ऑफ द टाइम. आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 100 से कम मिला, कितनी बार? 28% बार ऐसा हुआ कि आपको 100 से कम मिला. 13% एक बार ऐसा हुआ कि आपको 0 से 8% मिला. मतलब 28 और 13 40% ऐसा बोल सकते हो कि आपने इक्विटी में जो सोच के पैसा लगाया तो उतना रिटर्न नहीं मिला, अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो. 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो ऐसा भी हुआ है कि 8% से 12% रिटर्न मिला है, बट कितनी बार? 5% बार. और 12% से ज्यादा रिटर्न भी मिला है, बट कितनी बार? आधी बार. सो आधे चांस है अगर आप इक्विटी में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे कि आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिले. आधे ही चांस है लेकिन, राइट. और आधे चांस ये है कि आपको 8% से कम का रिटर्न मिले, और इनफैक्ट 28% चांस ये है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले. अब यही 1 साल का आप 2 साल कर देते हो, हर दिन इन्वेस्ट करो और 2 साल के लिए रुको, राइट. तो आपके नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस कम हो गए, 28% के चांस 23% पे आ गए. 3 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो नेगेटिव रिटर्न आने के चांस और कम हो गए. जैसे जैसे मैं टेन्योर बढ़ाते जाता हूँ मेरे नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस कम होते जाते हैं. जैसे ही टेन्योर मैंने 10 साल कर दिया, 10 साल के बाद नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस 5% हो जाते हैं. हाँ, लेकिन 5% चांस फिर भी है कि 10 साल के बाद मुझे नेगेटिव रिटर्न मिले. ये 1992 से 2002 का पीरियड है कि 10 साल के बाद भी नेगेटिव रिटर्न आया था, बट वो हो सकता है. इक्विटी है, अनसर्टेन है, इक्विटी इज अनसर्टेन एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 5% चांसेस है कि 10 साल के बाद भी नेगेटिव रिटर्न है. आप बोलोगे कि तो फिर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करूं? तो वो मैं आगे की स्लाइड्स में उसके ऊपर बात करूंगा. बट अगर मैं 12 साल इन्वेस्ट करता हूं तो नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस 1% है. 15 साल इन्वेस्ट करता हूं तो नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस 0 है, और 20 साल इन्वेस्ट करता हूं तो नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस 0 है. और इनफैक्ट 20 सालों में तो ऐसा भी नहीं हुआ है कि 8% से कम रिटर्न मिला हो. 20% बार 8 से 12% रिटर्न मिला है, और 80% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न मिला है. अगर आपका टाइम होराइजन 20 साल है तो 15 साल में बहुत कम चांसेस है कि आपको 0 से 8% रिटर्न मिले, बट 8 से 12% रिटर्न मिला है 25% बार, और 70% टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न मिला है. खैर, पॉइंट मेरा ये सब आंकड़े बताने की कोशिश मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, और ये रियल है, मतलब रियल सेंसेक्स का डेटा है, राइट. रियल ये 42 सालों का डेटा है. So why people don't make money in equity? Second reason is they invest for short term. Short term में इन्वेस्ट करोगे तो वो गैम्बल ही है, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो. प्रोबेबिलिटी ये बोलती है, अगेन प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है. बिजनेस में कभी गारंटी हो नहीं सकती है. आई एम श्योर आप जो बिजनेसेस करते हैं आप सब जानते हैं, देयर कैन बी नो गारंटी इन बिजनेस, देयर इज नो गारंटी इन लाइफ, राइट. सो देयर इज नो गारंटी इन बिजनेस, बट प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि जैसे जैसे आप आपका टाइम होराइजन बढ़ाते हो, आपका पॉजिटिव रिटर्न
हायर पॉजिटिव रिटर्न आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। राइट, आई होप आई वाज क्लियर जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप ये शॉर्ट टर्म के ट्रैप में ना पड़ो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट विथ अ लॉन्ग टर्म गोल। एक तो वो इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ मैप कर दो, जोड़ दो कि ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये गाड़ी लेने के लिए, ये जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, ये जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये मेरे बच्चे के मैरिज के लिए। हर एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैप कर दो। अब आपके सारे गोल्स तो लॉन्ग टर्म ही होते हैं, राइट? तो वो गोल आने की इंतजार करो, राइट? प्लस शॉर्ट टर्म में आपको पैसा निकालना ना पड़े। काफ़ी बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो लोग करते हैं 20 साल का बोल के, लेकिन फिर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती है कोई भी इमरजेंसी की वजह से, तो फिर वो 20 साल हो जाता है 2 महीना। तो 20 साल 2 महीना ना हो जाए, इमरजेंसी की वजह से आप इक्विटी से पैसा ना निकालो। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप एक इमरजेंसी कॉर्पस रखते हो। कितना, वो सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, इसीलिए आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। बट मेंटेन एन इमरजेंसी कॉर्पस सो दैट आप इक्विटी वाला पैसा छेड़ो ही ना। हेल्थ इंश्योरेंस एडिक्वेटली लीजिए सो दैट कोई बीमारी घर में आ जाए तो आप इक्विटी वाला पैसा छेड़ो ही ना। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रॉपर्ली लीजिए सो दैट कोई एक्सीडेंट घर में हो जाए तो आप इक्विटी वाला पैसा छेड़ो ही ना। आपका लाइफ इंश्योरेंस या जो कमाने वाला बंदा है, उसका लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान प्रॉपर्ली लीजिए सो दैट कुछ उसको हो जाए खुदा ना खास्ता तो इक्विटी वाला पैसा आप टच ही ना करो। ये चीज़ें करोगे आप, तो आप सेकंड गलती करने से बचोगे और वो गलती है इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फॉर शॉर्ट टर्म। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, मेंटेन इमरजेंसी कॉर्पस एंड एंश्योर दैट आपका एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। उनको लगता है इक्विटी एफडी की तरह हर साल सर्टेन परसेंटेज से बढ़ेगा। एफडी जैसे हर साल 6% से बढ़ती है, इक्विटी हर साल 12% से बढ़ेगा। बट नो, दैट इज नॉट हाउ इक्विटी वर्क्स, दैट इज नॉट हाउ बिजनेसेस वर्क। आज इन्फोसिस का चेयरमैन भी ये नहीं बोल सकता है कि आने वाले 5 साल में उसका प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, और वो 5 सालों में सेम परसेंटेज से नहीं बढ़ने वाला है, राइट? सो एक्सपेक्टेशन लोगों की गलत होती है। दे हैव अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन व्हेन दे इन्वेस्ट इन इक्विटी। उनको लगता है एफडी की तरह ये भी लीनियर चलेगा, बट नो, ये लीनियर नहीं है। लाइफ की तरह, ये हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वही उसको लाइफ देता है। जैसे हार्ट बीट ऊपर नीचे होने की वजह से जिंदा है, इक्विटी ऊपर नीचे होने की वजह से जिंदा है। मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स विल बिहेव इरेशनली फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आप सब्र रख सको, उससे ज्यादा समय तक मार्केट इरेशनली बिहेव कर सकते हैं। Right? By nature, businesses are volatile. By nature, that means equity is volatile. कुछ भी हो सकता है ना, wars हो सकती है, financial scandals हो सकते, wars जैसे 1999 में हुआ था, financial scandals जैसे 92, 99, 2008 में हुआ था, governments बदल सकती है, नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं। आई डोंट नो कोविड नेचुरल डिजास्टर बोलेंगे कि नहीं, बट कोविड, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, आप सब जानते हो। और इसकी वजह से बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं, और बिजनेसेस अफेक्ट होने की वजह से उनके मुनाफे अफेक्ट होते हैं, और मुनाफे अफेक्ट होने की वजह से इक्विटीज आर रिस्की। ये सब कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इक्विटी इज अनसर्टेन, एंड दैट्स व्हाई इक्विटी इज रिस्की। आप इसमें एफडी की तरह हर साल 12% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर एफडी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता ना। आज एफडी में 100 लाख करोड़ रुपया है, उससे ज्यादा पैसा है, राइट? सब लोग 12% अगर हर साल इक्विटी में आता तो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ना, राइट? सो थर्ड रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। इक्विटी बाय नेचर इज वॉलेटाइल, बट वो रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ इक्विटी के पिछले 20 सालों का रिटर्न आया है, हर साल का रिटर्न है, राइट? सो ये
2000 के साल में -20 था, 2001 में -17 था, 2002 में 3.5% था, फिर 2003 में 72% आया। राइट, सो कभी 72% आया किसी साल 80% आया, किसी साल 30% आया, किसी साल -50 भी आया है, किसी साल -25 भी आया है। ये देखो ना, ये हार्ट बीट ही है ना आपका। राइट, सो दैट इज हाउ बाय नेचर इक्विटी इज वोलेटाइल। राइट, सो ये 2000 से 2020 का जर्नी है, बट इसको मैं 40 साल भी कर दूं तो ऐसा ही निकलेगा ये, ऊपर नीचे। ये लीनियर एफडी की तरह हर साल फिक्स रिटर्न नहीं देगा। तो थर्ड रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। सो जैसे मैंने बोला, काफी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट 30% या 30% से ज्यादा फॉल हुआ है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया 100 रुपया, वो 100 रुपया 70 हो गया, 70 भी नहीं, 60 भी हो गया है काफी बार। राइट, या तो 100 इन्वेस्ट किया था, 200 हो गया, फिर 200 फिर 140 हो गया, या 120 हो गया, या 110 हो गया, या 100 भी हो गया है। राइट, कितनी बार हुआ है? बहुत बार हुआ है। सो बाय नेचर इक्विटी इज वोलेटाइल, अनसर्टेन एंड रिस्की। इसको कैसे मैनेज किया जाता है मैं आगे बात करता हूँ। बट आप देखो, जैसे 2008 में 60% फॉल था, 2006 में 30% फॉल एक बार आया था, 2004 में 32% फॉल था, 2001 में 57% फॉल, 97 अगेन 40% फॉल। रीजन मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूँ, टेक्निकल बात मुझे करनी नहीं है, बट ऐसा 30 सालों में कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अभी आप कोविड ऐड कर दो तो 10 बार ऐसा हुआ है इन 30 सालों में कि आपका 100 रुपया 60 या 60 से कम हो गया है। राइट, लेकिन आप ये बोलोगे कि आप तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने को मना कर रहा है क्या? सो नहीं, आई एम नॉट सेइंग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस है, मैं आगे उसके ऊपर बात भी करूँगा। बट रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है, और रिस्क समझना ये ज़रूरी है कि भई वो कभी 70% आएगा, कभी -50 आएगा, हर साल 12 नहीं आएगा। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, या आपकी जो भी वैल्यू हो चुकी है, वो वैल्यू 30%, 40%, 50% से फॉल हो। उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है होनी, तो आप इक्विटी में पैसा बना पाओगे। राइट, लेकिन ये फॉल के बावजूद भी हमने क्या देखा है? फॉल के बावजूद भी हमने ये देखा है कि भाई सेंसेक्स इन फॉल्स के बावजूद इतनी सारी चीज़ें हुई है, कितनी हुई है ये, 1, 2, 3, 4, ये क्या 25-50 नेगेटिव न्यूज़ पिछले 25 सालों में आए हैं। लेकिन अगर आप ये सबको हटा दो तो क्या दिखता है? यहाँ से जाके सेंसेक्स यहाँ गया है। लॉन्ग टर्म में तो बढ़ा ही है। बट ये 20, 30, 40% के फॉल सहन करने पड़ेंगे। इक्विटी बाय नेचर इज़ वोलेटाइल, अनसर्टेन एंड रिस्की। राइट, सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, या सो व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी, थर्ड रीजन इज दे डोंट अंडरस्टैंड रिस्क। उनको लगता है हर साल ही 12 आएगा। नहीं, हर साल 12 नहीं आएगा, कभी 80 आएगा, कभी -25 आएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वैल्यू 30-40% से फॉल हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ग्राफ इक्विटी का बनाओगे तो आपको हमेशा ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वो क्रिकेट में बोलते हैं ना कि भाई फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। राइट, तो सचिन तेंदुलकर हो सकता है कि 3-4 इनिंग में फेल गया हो, 5 इनिंग में फेल गया हो, पर उसका कैरियर फेल नहीं गया है। राइट, सिमिलरली सेंसेक्स हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल रिटर्न ना आए, बट आप 25 साल देखोगे तो फॉल्स आर टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। राइट, जैसा मैं आगे भी बोल चुका हूँ, 100 का सेंसेक्स ये 31 जुलाई को 52,000 था, तो अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 1979 में, तो 2021 में 5 करोड़ 24 लाख हो गया होता। रिटर्न ऑफ 16%। वैसे दिखता है 16% बहुत कम, लेकिन 1 लाख का 5 करोड़ 24 लाख, 1 लाख का 5 करोड़ 24 लाख। डिस्पाइट ये 40 सालों में 10 बार ऐसा हुआ है कि 100 की वैल्यू 60 हो गई है। 60 भी नहीं, काफ़ी बार 50 भी हो गई है। राइट, सो थर्ड रीज़न व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। सॉल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग दैट, like life,
लाइफ इक्विटी इज अनसर्टेन, राइट? लाइफ क्या, बहुत सारी चीजें अनसर्टेन है यार। एक और रिस्की चीज जो मैं आपको बताऊं, जो आप रोज करते हो, वो रिस्की आपको नहीं लगता है बट है रिस्की। क्या? तो भाई डेली इंडिया में 2.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। 2.5 लाख लोग एक्सीडेंट से, डेली नहीं, सॉरी, ईयरली, सॉरी ऐसे डेली, ईयरली 2.5 लाख लोग। लेकिन फिर भी आज आपने बाइक या कार चलाई होगी, यस के नो? मैं रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ। चलाई है, आपने वो रिस्क लिया है, क्यों? क्योंकि आप वो रिस्क, एक तो उसके बगैर चलेगा नहीं, उसके बगैर लाइफ बहुत स्लो हो जाएगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वो रिस्क आप मैनेज करना सीख चुके हो। सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करना, सिग्नल पे खड़े रहना, स्पीड लिमिट रखना, इन सब तरीकों से आप रिस्क गाड़ी चलाने का मैनेज करते हो। सिमिलरली इक्विटी रिस्की है बट वो रिस्क आप मैनेज कर सकते हो। उसके बारे में आगे हम थोड़ी बात करेंगे, बट फॉर दैट यू नीड अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल, राइट? गुड कंसल्टेंट एज वेल। सो विथ, जैसे मैंने बोला, लाइफ के रिस्क मैनेज हो सकते हैं, सिमिलरली इक्विटी के रिस्क भी मैनेज हो सकते हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रोसेस, दैट रिस्क कैन बी मैनेज्ड। अब आप बोलोगे कि रिस्की है तो फिर क्यों मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं? बिकॉज इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास दैट कैन क्रिएट वेल्थ। ये जो 1 लाख का 5 करोड़ 24 लाख हुआ, ये किसी और एसेट क्लास में हो ही नहीं सकता है। सो डिस्पाइट ऑफ रिस्क, आपको ये रिस्क लेना चाहिए। जैसे रोड एक्सीडेंट का रिस्क है, लेकिन आप फिर भी वो रिस्क लेते हो, बिकॉज उसके बगैर तो आपकी लाइफ बहुत स्लो हो जाएगी, कहीं भी जाना होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो आप फिर भी वो रिस्क लेते हो, बट वो रिस्क को मैनेज करते हो। सिमिलरली इक्विटी का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, but you can manage that risk because equity is the only asset class that can create wealth. Equity is the only asset class that can help you achieve your financial goals. मुझे नहीं लगता इक्विटी के बगैर आप आपके फाइनेंशियल गोल्स अच्छे से पूरे कर सकते हो। आपका रिटायरमेंट, आपका बच्चे का एजुकेशन, मैरिज या कोई भी दूसरा फाइनेंशियल गोल हो, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी के बगैर वो फाइनेंशियल गोल अचीव होना मुश्किल है। लाइफ में हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, लाइफ में बहुत जगह पे शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन। एक्सरसाइज की जो 40 मिनट 50 मिनट में एक्सरसाइज करता हूँ, वो 40 मिनट में मुझे काफ़ी बार चक्कर भी आ जाते हैं, काफ़ी बार मुझे वॉमिट भी होती है। वो शॉर्ट टर्म पेन है, और फिर भी वो पेन लेता हूँ मैं। क्यों? बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन, फॉर अ हेल्दी बॉडी, राइट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म पेन सहन करते हो। आपको खाने के बाद किसी ने लड्डू दिए, आप 5 लड्डू आराम से खा सकते हो, लेकिन आप 1 ही खा के रुक जाते हो। दैट्स अ शॉर्ट टर्म पेन। क्यों? फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन, कि भाई नहीं यार, ये मेरे लिए अनहेल्दी है, राइट? सो सिमिलरली इक्विटी, वो शॉर्ट टर्म पेन सहन करना ही पड़ेगा, तो ये आप लॉन्ग टर्म गेन अ, पा पाओगे, तो ये आप आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकोगे, तो ये आप वेल्थ क्रिएट कर सकोगे, राइट? और एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो लोग अभी भी मानते नहीं नहीं इक्विटी तो बहुत रिस्की है। एक आखिरी लाइन बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि अगर इक्विटी अगर डिलीवर नहीं करेगा ना, तो कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेगा। आपका एफडी भी नहीं पकेगा। कैसे? मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो आपने ये देखा कि यार इक्विटी, तो ये भाई ने बोला कि भाई बहुत बार 30% से गिरा है, 30%, 50%, 40%, 60% से गिरा है, और ये सोच के आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हो और आप एफडी लगाने जाते हो, राइट? एफडी आपने लगाया किसी बैंक में, वो एफडी, जो वो बैंक है, उस पैसे का क्या करती है? तो बैंक जो है उस पैसे को लोन देती है। किसको लोन देती है? तो भाई बिज़नेसेस को लोन देती है, राइट? सो आप ये बोलते हो कि बिज़नेसेस अच्छा नहीं करेंगे। अब आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? बिकॉज़ आपको लगता है बिज़नेसेस अच्छा नहीं करेंगे। तो अगर बिज़नेसेस अच्छा नहीं करेंगे, तो वो लोग लोन कैसे चुकाएँगे? और वो लोग अगर लोन नहीं चुकाएँगे, तो आपका एफडी कैसे पकेगा? सो एक एक चीज़ याद रखो, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, दुनिया में कहीं पे भी, अगर बिज़नेसेस डोंट डू वेल, अगर बिज़नेसेस अच्छा नहीं करेंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, बैंक्स अच्छा नहीं करेंगे। और बैंक्स अच्छा नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे चीज़ें जो है वो विल नॉट डिलीवर, राइट? सो रिस्की है इक्विटी, बट दैट रिस्क यू कैन
मैनेज। आगे बढ़ते हैं, चौथा रीजन वाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के साथ ये लागू पड़ता है बट थोड़ा अलग भी है, इसीलिए मैंने इसको अलग रीजन मेंशन किया है कि दे डोंट दे अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है कि भाई इट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो अल्बर्ट आइंस्टाइन, इंटेलेक्चुअल बंदा, वो ये बोल रहा है कि इट्स द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ही जो अंडरस्टैंड करता है ही अर्न्स इट, एंड he who doesn't understand it pays it, राइट? सो और कंपाउंडिंग ऐसी चीज है जो माइंड के लिए क्विकली प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये बोलूँ 8 + 8 + 8 कितना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे 24, बिकॉज वो लीनियर है। 8 + 8 + 8 इज लीनियर 24। बट मैं आपको ये बोलूँ 8 × 8 × 8 करो, तो वो मुश्किल हो जाएगा, वो माइंड तुरंत प्रोसेस नहीं करेगा। दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। और ये तो 3 बार ही मैंने बोला 8 × 8 × 8। ये मैं 5 बार कर दूँ 8 × 8 × 8 × 8 × 8 तो शायद आपकी 10 मिनट निकल जाएगी, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माइंड टू प्रोसेस कंपाउंडिंग, बहुत बहुत मुश्किल है वो, राइट? इनफैक्ट ये स्टेटमेंट पढ़िए, ये स्टेटमेंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाता है। अब ये स्टेटमेंट समझना ही बहुत मुश्किल है। मनी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, तो भाई मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मनी। आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क। And fourth reason why people don't make money in equities, they underestimate the power of compounding। ये जादू है, power of compounding कुछ नहीं है, ये जादू है, it's magic। मैं कुछ एग्जांपल आपको आगे बताऊंगा जिससे आपको ये जादू पता चलेगा, राइट? पहला एग्जांपल है, ये मैंने अलग अलग एसेट क्लास का रिटर्न लिया है इंडिया में फॉर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। 1981 से 2021, 40 साल काफी सब्सटेंशियल होता है ना, मतलब काफी चीजें प्रूव हो जाती है 40 सालों में। तो 40 साल में इंडिया में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ने क्या रिटर्न दिया है वो मैंने यहाँ पे लाल बार ग्राफ में मेंशन किया है। सो इन 40 सालों में पहली चीज तो ये है कि इन्फ्लेशन 5.61% से बढ़ा है, महंगाई 5.6% से बढ़ी है, राइट? गोल्ड ने रिटर्न 0.9% का दिया है, मतलब महंगाई के ऊपर 3%। सिल्वर ने रिटर्न 8% का दिया है, मतलब महंगाई के ऊपर 2%। बैंक डिपॉजिट के कभी 12% भी रेट भी हुआ करते थे, कभी 14% रेट भी हुआ करते थे, कभी 6 भी चला गया था, अभी है जो कि 6, कभी 9 थे। एवरेज निकालोगे इन 40 सालों का तो बैंक डिपॉजिट्स का रिटर्न आया है 8.24%, और इन्फ्लेशन के बाद निकालोगे तो 2.5 होता है। कंपनी में डिपॉजिट डालो तो बैंक से थोड़ा रिस्की है, इसीलिए थोड़ा रिटर्न भी कंपनी डिपॉजिट ज़्यादा देती है। 1% ज़्यादा रिटर्न आया होता, 9.25% रिटर्न आया होता, इन्फ्लेशन के सामने 3.5। सेंसेक्स ने इसी 40 सालों में आगे भी मैंने देखा, अब मैंने आपको बताया कि भाई 100 का 52,000 हो गया, 15-16% का रिटर्न। वही यहाँ पे थोड़ा पीरियड अलग है, इसीलिए रिटर्न में थोड़ा माइनर चेंज है, तो भाई 14.5% का रिटर्न आया है इन्फ्लेशन के ऊपर 8.5%। मैं यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाऊंगा ये ग्राफ से, और थोड़ा मैं आपका यहाँ पे ध्यान थोड़ा ज्यादा चाहूंगा। तो भाई ये रिटर्न है अलग अलग प्रोडक्ट्स के। अब ये देख के ये लगता है कि भाई कंपनी डिपॉजिट और सेंसेक्स में क्या फर्क, क्या है? 5% का ही फर्क है ना यार, 5% से क्या फर्क पड़ता है? आई एम हैप्पी विद 9%, राइट? बट ये 5% का फर्क 40 साल से में क्या हो जाता है ना, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? सो ये चार्ट से समझ में नहीं आता, ये चार्ट से समझ में आता है कि भाई इन परसेंटेज से हजार की वैल्यू कितनी हो गई है। तो इन परसेंटेज से हजार की वैल्यू हो गई है इन्फ्लेशन 8,888, मतलब 1981 का 1,000 रुपया जितनी चीजें खरीद सकता था, आज उतनी ही चीजें खरीदने के लिए आपको 8,888 रुपए लगेंगे। सेम चीज है, सेम चीज है, उतनी ही चीज है, राइट? गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो 1,000 का 28,000 हो गया होता, सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो 21 हो गया होता, बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता तो 24 हो गया होता, कंपनी डिपॉजिट में 33 हो गया होता। सेंसेक्स में जिसने कंपनी डिपॉजिट से सिर्फ 5% रिटर्न ज्यादा दिया है, 2,27,000 हो गया होता। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो एक
नॉर्मल माइंड को समझना बहुत मुश्किल है। 5% रिटर्न में गैप है, बट वैल्यू में गैप कितना है? 9 टाइम्स, मोटा-मोटी 8 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स, राइट? और क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, दो इट इज रिस्की, वो भी मैं यही चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो आपके पास 1000 रुपए थे इन 1981, राइट? ये 1000 रुपए में मान लो मैं कोई चीज लेता हूँ, लेट्स से साइकिल, राइट? तो 1981 में साइकिल 1000 रुपए की मिलती थी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट? इन्फ्लेशन ये बोलता है कि वही साइकिल आज खरीदने जाओगे 40 साल बाद तो आपको 9000 रुपए लगेंगे, मोटा मोटी राउंड फिगर ले रहा हूँ मैं, 8888 है, मोटा मोटी 9000 रुपए लगेंगे, राइट? सो 1000 रुपए आपने तिजोरी में रख दिए होते और आज साइकिल लेने गए होते 40 साल के बाद वही 1000 रुपए से, तो साइकिल का एक टायर भी नहीं आता, साइकिल वाला बोलता मुझे 9000 चाहिए, राइट? बट अगर आपने तिजोरी में नहीं, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो आप वो 1000 रुपए बढ़ के हो गए होंगे 28,000, और अब आप साइकिल लेने गए होते तो आपको 3 साइकिलें मिलती। आपको कितनी साइकिलें मिलती? क्योंकि एक साइकिल 9000 की है, आपके पास 28,000 हो चुके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करके, आपको 3 साइकिल मिलती। सिल्वर में इन्वेस्ट करते तो आपको 2.5 साइकिल मिलती। बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते तो अगेन 3 साइकिल मिलती। कंपनी डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते तो आपको 4 साइकिल मिलती। बट अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कितना टाइम्स है? 9,000 का 2,27,000, आई डोंट नो, 50 पर नहीं, 25 साइकिल्स मिलती मोटा मोटी। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दैट इज पावर ऑफ इक्विटी। इक्विटी आपके परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, नहीं तो इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या है यार? अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे 6% रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है, तो आपके पैसे की वैल्यू तो बढ़ा ही नहीं ना। इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वजह क्या है कि भई उस पैसे की खरीदने की शक्ति को बढ़ाना है। तो पैसे की खरीदने की शक्ति को सिर्फ़ इक्विटी बढ़ा सकता है और उसका ये 40 सालों का उदाहरण है। का ₹1000 तिजोरी में रखा होता तो गया होता, खत्म हो गया होता, क्योंकि वो ₹1000 तब का और आज का 9000 सेम है। गोल्ड में 3 गुना हो गया होता। वैसे देखने जाओ तो 1000 का 28,000 हो गया, मतलब 28 गुना लगता है, बट 28 गुना नहीं हुआ, इन्फ्लेशन के सामने तो 3 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। सिल्वर के सामने 2.5 गुना हुआ है, बैंक डिपॉज़िट के सामने 3 गुना हुआ है, कंपनी डिपॉज़िट के सामने 4 गुना हुआ है, सेंसेक्स में वो 25 गुना हुआ है इन्फ्लेशन के सामने। दैट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज़ पावर ऑफ इक्विटी, दो रिस्की, दो अनसर्टेन, दो वोलेटाइल, इट इज ओनली इक्विटी जो आपके परचेजिंग पावर को बढ़ा सकती है, पैसे के परचेजिंग पावर को बढ़ा सकती है। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है टू अंडरस्टैंड। और एक ये चार्ट है, इसको मैं फटाफट ही ले लूंगा, टाइम की समाप्ति पे आ रहे हैं हम लोग। ये और एक चीज है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाती है कि भाई 15,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए, और अगर आपको मान लो 15% रिटर्न मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 15 ही मिलेगा, बट मान लो 15% रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ होता है। अब ये 15 रहने दो, मैं सेम ही, कि आप 15,000 ही इन्वेस्ट करो और आपको 15% ही रिटर्न मिलता है। लेकिन 15 साल को अगर आप 30 साल कर देते हो तो 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होता है, 10 करोड़ होता है। जबकि माइंड ये बोलता है कि अगर मैं 15 साल को 30 साल कर दूँ तो 1 करोड़ का 2 करोड़ होना चाहिए, बट नहीं, 1 करोड़ का 2 नहीं होता है, 1 का 10 होता है। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वेरी डिफिकल्ट फॉर माइंड टू प्रोसेस, राइट? वॉरेन बुफे दुनिया के फेमस इन्वेस्टर, उसका 90% वेल्थ उसके पिछले शायद 5 सालों में बना है, राइट? आप उसका वेल्थ देखो, आप तो 58 का जो था तब वो उसका 2.3 बिलियन का वेल्थ था, और आज 88 का है वो, मतलब 30 साल हो गए, उसका 85 बिलियन का नेटवर्थ। 85 2.3 85 का कितना परसेंटेज होता है? सो 95% वेल्थ उसने पिछले 30 सालों में बनाया है, राइट? So, power of compounding. Fourth reason why people don't make money in equities, they don't understand the power of compounding. They underestimate actually the power of compounding. Solution क्या है? Start early, give time to your investment, map your equity investment with your long term goals. जितना भी long term goal है, जितना भी पैसा चाहिए, जल्दी शुरू
करोगे तो छोटे अमाउंट से बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप वो गोल अचीव कर पाओगे। इन्वेस्ट रेगुलरली फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। टाइम इन द मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेल्थ क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी। यहाँ से और 2 रीजन है, मैं कवर करूंगा, लेकिन वो छोटे रीजन है। फिफ्थ रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे इन्वेस्ट ऑन टिप्स एंड फ्लेवर्स। किसी दोस्त ने बोल दिया ये शेयर खरीद ले, किसी पान खाने गए थे, पान खाने खाते-खाते किसी 2 लोगों को बात करते सुना ये शेयर ले ले, तो ले लिया। टीवी में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा और शेयर खरीद लिया। कभी पैसा नहीं बनेगा इक्विटी में। इक्विटी इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाकी प्रोफेशनल चीज़ों की तरह ही इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टाइम चाहिए, जो बाकी सब सॉफ्टवेयर लिखने में के लिए चाहिए, जो साइकिल बनाने के लिए चाहिए, जो मारुति वाले को कार बनाने के लिए चाहिए, वही इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। नॉलेज, अनुभव, इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइम जो अपने पास नहीं होता है। बिकॉज़ अपना एक और प्रोफ़ेशन है जहाँ पे अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना टाइम चला जाता है। यहाँ पे भी वो चाहिए, तो दोनों जगह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट्स एन एक्सपर्ट्स जॉब। और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट सही है, लेकिन इक्विटी से रिटर्न कमाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो म्यूचुअल फंड सही है, राइट? सो फिफ्थ रीज़न व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे इन्वेस्ट ऑन टिप्स एंड फ्लेवर्स, राइट? सो ये म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न है, और मैंने कोई एक पर्टिकुलर स्कीम का रिटर्न नहीं लिया है, मैंने सारे स्कीम्स का एवरेज लिया है। तो अगर पिछले 15 साल की बात करें, तो अगर 25,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किया होता, तो इक्विटी ने रिटर्न दिया है, 13% का रिटर्न है। 45 लाख का 1,32,00,000 हो गया होता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने, एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड, इसमें सबसे अच्छी स्कीम भी आ गई और सबसे नीचे वाली स्कीम भी आ गई। एवरेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने सेंसेक्स से 3% ज्यादा रिटर्न दिया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग देख चुके हैं। 3% का फर्क सीधा का सीधा 40 लाख का फर्क हो जाता है, राइट? सो फिफ्थ रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, दे इन्वेस्ट ऑन टिप्स एंड फ्लेवर्स। कभी पैसा नहीं बनेगा। इट्स एन एक्सपर्ट जॉब, जिसके लिए म्यूचुअल फंड्स है। सॉल्यूशन क्या है? डोंट सीक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, मीडिया एक्सेट्रा। डोंट डू इट योरसेल्फ। हायर एन एक्सपर्ट, एंड दैट एक्सपर्ट इज म्यूचुअल फंड। Sixth reason why people don't make money in equities, they are not able to control emotion. Again, ये छठा रीजन है, लेकिन मैं शायद इसको पहले के बाद ही रखता तो भी चलता, ये इतना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट reason people don't make money in equity, and that is they are not able to control emotions. Human beings are emotional by nature, right? हम लोग कम बार रैशनल होते हैं, ज्यादा बार इमोशनल होते हैं। और जब पैसे की बात आती है तो सिर्फ 2 ही इमोशन होते हैं। मैंने यहाँ 3 लिखे हैं, बट एक्चुअली पैसे की जब बात आती है तो 2 ही इमोशंस लागू पड़ते हैं। एक होता है डर और एक होता है लालच। सो व्हेन इन्वेस्ट करते हैं लोग, जब रिटर्न्स आर हाई, पिछले 1 साल में अरे 50 का 60,000 हो गया मार्केट, इन्वेस्ट करो। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो लालच है, ग्रीड है। फिर जब मार्केट गिर रहा होता है, जैसे कोविड के टाइम पे 45 का 40 हो गया, 40 का 35 हो गया, 35 का 30 हो गया, 30 का 27 हो गया, रिडीम करते हैं। क्यों? कि फ़ियर, कि भाई 27 पे तो निकाल लो, नहीं तो ये तो ज़ीरो ही हो जाने वाला है सेंसेक्स। 2 ही इमोशंस, ग्रीड एंड फ़ियर, ये 2 को आप मैनेज कर सकते हो, ये 2 को अगर आप काबू कर सकते हो, तो इक्विटी से पैसा बनाओगे। और ये 2 काबू नहीं करने की वजह से छठा रीज़न है व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी। दे चेज़ रिटर्न्स। अरे 100% रिटर्न आ गया 1 साल में, इन्वेस्ट करो। और 1 साल में -30% है, निकालो। इसको हम लोग इक्विटी की भाषा में या इन्वेस्टमेंट की भाषा में बोलते हैं रियर व्यू इन्वेस्टिंग। अब जब गाड़ी चलाते हो तो 2 आईने होते हैं, आगे आगे आईना नहीं होता है, आगे आप देख रहे होते हो, और आईना होता है पीछे देखने के लिए, राइट? अब आप 95% ऑफ द टाइम आगे देख रहे होते हो, 5% ऑफ द टाइम पीछे देख रहे होते हो गाड़ी चलाते हो। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट में उल्टा होता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 95% ऑफ द टाइम आप पीछे देख रहे हो, पीछे के आईने में, और 5% टाइम आगे देख रहे हो। एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा भाई? बिकॉज़ आपको जाना आगे है, आप देख रहे हो पीछे, राइट?
सो रियर व्यू इन्वेस्टिंग करते हैं लोग, और इसी की वजह से होता है क्या है कि मार्केट तो रिटर्न देता है लेकिन इन्वेस्टर रिटर्न नहीं बना पाता है। इन्वेस्टर्स रिटर्न इज ऑलवेज लेसर देन मार्केट रिटर्न्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। बढ़ रहा होता है तब इन्वेस्ट करते हैं। काफी लोग तो उधार लेके इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोग गाड़ी पे उधार लेते हैं, काफी लोग घर पे उधार लेते हैं, बिजनेस का पैसा निकालते हैं, अपने खुद के बिजनेस का निकालते हैं और पैसा लगाते हैं कि भाई अभी 6 महीने में मेरे को पार्टी को चुकाना है, बट 6 महीने में तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। ग्रीड, लालच। और वही दूसरा इमोशन उसके सामने अपोजिट है, दैट इज फियर। ये जो दो मैनेज कर पाया इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमा पाएगा। अदरवाइज सिक्स्थ रीजन इज व्हाई पीपल डोंट मेक मनी, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ग्रीड एंड फियर। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन बहुत टेक्निकल शब्द है, योगा की तरह इन्वेस्टमेंट में भी आपने एसेट एलोकेशन बहुत बार सुना होगा। जैसे लोग अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए लोग बोलते हैं ना, योगा कर, योगा कर, योगा कर, योगा कर। अब बोलने वाले लोग 100% है, किसी को भी पूछो तो बोलेगा योगा कर। करने वाले लोग कितने हैं? तो भाई 1%। सिमिलरली एसेट एलोकेशन है। इन्वेस्टमेंट क्या करूँ? इक्विटी में कितना लगाऊं, कब लगाऊं, कब निकालूं? एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन। लेकिन एसेट एलोकेशन करना वो योगा की तरह ही है, बहुत मुश्किल है। बेसिकली एसेट एलोकेशन इज नथिंग बट आप पहले से डिसाइड कर लो कि भाई मेरा पास 100 रुपया है तो कितना स्टॉक में जाएगा, कितना बॉन्ड्स में जाएगा, कितना रियल एस्टेट में जाएगा, कितना कैश में जाएगा। वो जो डिसाइड कर लिया उसको मेंटेन करो। मार्केट बढ़ रहा है तो भी वो परसेंटेज पे फिक्स रहो, मार्केट गिर रहा है तो भी वो परसेंटेज पे फिक्स रहो। परसेंटेज को मार्केट बढ़ रहा है तो लालच की वजह से चलो मैंने डिसाइड किया था ना म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में 30% रहेगा, अभी तो बढ़ रहा है ना, चलो इसको 50 कर देता हूँ। तो फिर एसेट एलोकेशन का कोई मतलब नहीं। अगेन ये बहुत टेक्निकल नो टॉपिक है एसेट एलोकेशन इटसेल्फ पे। मैं 50 मिनट एक अलग चैप्टर या अलग वेबिनार ले सकता हूँ। बट खैर, 6 reason why people don't make money in equities, they are not able to control their emotion। करने के लिए you need a fixed asset allocation। सो और एसेट एलोकेशन डिसाइड होता है बेस्ड ऑन योर रिस्क लेने की क्षमता और आपकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट। उस पे आप स्टिक रहोगे विदाउट फॉलिंग फॉर ग्रीड एंड फियर तो इक्विटी से पैसा कमा पाओगे। उस एसेट एलोकेशन को रिव्यू करोगे, रीबैलेंस करोगे पीरियडिकली, तो इक्विटी से पैसा बना पाओगे। बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप मैनेज करते हो द अर्ज टू डू समथिंग, जो एक इंसान के अंदर कीड़ा जागता है ना कुछ करने का, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, कहीं पे भी ऐसा ये कीड़ा जागता रहता है जब आदमी शांति से बैठा होता है। तब वो इन्वेस्टमेंट में वो अर्ज को अगर आप कंट्रोल कर पाओगे ना तो इक्विटी से पैसा बनाओगे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज बोरिंग। स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो इट इज वेरी बोरिंग। बट वो बोरियत ही इक्विटी में आपको पैसा कमा के दे सकती है। सेकंड रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज, इन्वेस्ट करते वक्त तो इक्विटी पे बहुत विश्वास होता है और वो विश्वास डगमगा जाता है बीच रास्ते में। सेवंथ रीजन व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटीज बिकॉज दे लैक कन्विक्शन एंड पेशेंस। श्रद्धा एंड साई बाबा के दो वर्ड्स, श्रद्धा एंड सबूरी। जो लाइफ में, इक्विटी में, हेल्थ में, कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। कन्विक्शन, जो कर रहे हो उस बात पे विश्वास, और वो करते रहने का पेशेंस। राइट? ये कन्विक्शन डगमगा जाता है, पेशेंस हिल जाता है, और इसीलिए लोग इक्विटी में पैसा नहीं बनाते। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये एक फंड का मैंने एग्जांपल लिया है बट नाम नहीं लिया है फंड का मैंने, बिकॉज मुझे बताना कुछ और है, फंड अच्छा है या बुरा है वो बताना नहीं था। अब इसमें ये एसआईपी किसी ने शुरू की है 1999 में। राइट? सो एसआईपी शुरू किया 1999 में, 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब 1 साल पहले तक का। थोड़ा पुराना स्लाइड है बट खैर मेरा मैसेज इससे क्लियर हो जाता है। एसआईपी शुरू किया 10,000 रुपए का, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट 1 साल के बाद 1,24 हो गया। अच्छा रिटर्न है, जो सोचा था उतना नहीं है, 7% ही है, लेकिन ठीक है। ये 1999 का पीरियड है, मतलब कारगिल वॉर, केतन पारेख स्कैम, टेक्नोलॉजी बबल, ट्विन टावर अटैक, ये सब उसी समय हुआ था। 2 साल की एसआईपी, 2,40,000 निवेश किया है। वैल्यू कितनी थी, क्या सोचा था, क्या हो गया, 1,68,000 हो गया, -32%। 3,60,000 3 साल बाद
वैल्यू कितनी हो गई 3,11,000 -9%। अब यहाँ पे जो विश्वास है ना, जो इक्विटी पे विश्वास से यहाँ पे शुरू किया था, वो यहाँ पे डगमगा जाता है, पेशेंस हिल जाता है, कन्विक्शन डगमगा जाता है और यहाँ पे लोग पैसा निकाल लेते हैं या एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन वही एसआईपी आज 20 साल चालू रखी होती तो इन्वेस्टमेंट 24 लाख का हुआ होता और वैल्यू 1 करोड़ 82 लाख की होती। ज़्यादा रिटर्न नहीं है, 17% ही है। बट कंपाउंडिंग की वजह से इट इज़ 1 करोड़ 82 लैक्स। सो ये पीरियड जो आता है ना, ये पीरियड यहाँ पे कन्विक्शन और पेशेंस लोग रख नहीं पाते हैं और इसीलिए लोग पैसा इक्विटी में नहीं बनाते हैं। सो ड्यूरिंग फॉल्स थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। जब फॉल्स आते हैं तब सोचो कि ये पैसा तो मैंने बच्चे के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए लगाया है, मुझे अभी पैसा चाहिए ही नहीं, मैं अभी निकालूंगा तो लॉस होगा ना, नहीं निकालूंगा तो ये फॉल के साथ मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। और क्या सोल्यूशन है पेशेंस बनाए रखने का? डोंट पे अटेंशन टू मीडिया। वो जो मार्केट वाली चैनल्स है ना, वो देखना ही बंद कर दो। डोंट चेक वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस। मैंने कितना लगाया था, कितना हो गया, वो रोज देखते हैं लोग, उसका कोई मतलब नहीं है। सेंसेक्स को रोज देखना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, कोई कोई वजह नहीं है। अंडरस्टैंड दैट मार्केट वॉलेटिलिटी इज नॉर्मल और सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज इक्वल टू जो टाइम दे सकता है, जो डिसिप्लिन रख सकता है, पेशेंस रख सकता है और उसका कन्विक्शन बरकरार रहता है। Eighth reason why people don't make money in equity is they don't hire a good distributor. खुद करना चाहेंगे, खुद बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, खुद आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। दे विल नॉट मेक मनी इन इक्विटी। यू नीड अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मैंने बोला, टिप्स एंड फ्लेवर्स पे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड जरूरी है। म्यूचुअल फंड में भी यू नीड अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोफेशनल जो आपको समझे, आपके फाइनेंसिस को समझे, आपके गोल्स को समझे, आपके गोल्स को प्रायोरिटाइज करे, आपके इमोशंस को मैनेज करे। बेसिकली आगे की 7 गलतियां आपको करने से रोके, ऐसा एक बंदा आपको चाहिए भाई। और यहाँ पे नहीं, फील्ड में हर एक जगह हम लोग ऐसा बंदा रखते हैं, राइट? रिटर्न फाइल करना है तो सीए है, घर रिनोवेट करना है तो आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, जिम में जाते हो तो ट्रेनर रखते हो। क्यों? बिकॉज ये बंदे आपको गलतियां करने से रोकेंगे। सीए, आर्किटेक्ट, जिम में ट्रेनर, बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, समय की कमी है। बेसिकली यू नीड अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट जो आपको आगे की 7 गलतियां मैंने बताई वो करने से रोके, राइट? और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विथ एन एनजे वेल्थ पार्टनर। एक एनजे वेल्थ पार्टनर जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है, वेल रिसर्च्ड है और नॉलेजेबल है, जो आपको वो आगे की 8 गलतियाँ करने से रोकेगा, 7 गलतियाँ करने से रोकेगा। वो लोग जुड़े हुए हैं एक एक्सपीरियंस प्लेटफ़ॉर्म के साथ, एनजे वेल्थ के साथ, जो जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या आप बोल सकते हो इज़ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफ़ॉर्म इन द कंट्री। 1,20,000 करोड़ रुपया हम लोग मैनेज करते हैं। उन लोगों के साथ वो वेल्थ पार्टनर जुड़ा हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस प्लेटफ़ॉर्म है। दे हैव अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, दे हैव ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। सो ये 8 रीज़न है व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी। थोड़ा समय मैंने ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन आई होप कि जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था वो मैसेज दे पाया हूँ। व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी? दे डोंट अंडरस्टैंड इक्विटी। सट्टा लगता है, जुगाड़ लगता है, बट नो, इक्विटी इज इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। व्हाई पीपल डोंट मेक मनी इन इक्विटी? दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। They don't understand risk, they do not understand power of compounding, they do not keep conviction and patience, they do not manage emotions, they invest on tips and flavors, they don't invest in mutual fund, डायरेक्ट ही शेयर ले लिया, आईपीओ ले लिया कोई। It's an expert's job. And finally, they do not hire a good distributor, a consultant. And ये 7-8 रीजन है जो मुझे लगता है भाई मैंने इतने सालों में जो कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने पैसा नहीं बनाया है, वो क्यों नहीं बनाया है।
या 8 में से कोई एक रीज़न होगा, कोई 2 होगा या शायद आठों 8 होंगे। राइट। या सो इतनी बात मुझे करनी थी। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी बात करनी थी। आप यहाँ से एग्ज़िट करना हो तो कर सकते हो, रुकना चाहो तो रुक सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन्स लूँगा और क्वेश्चन्स अगर आपको सुनने हैं, उनका जवाब सुनना है तो रुक सकते हो और आपको एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ कि जो जो आशा से आप आए थे, वो आशा मैं पूरी कर सका हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ स्वप्निल है, जो मुझे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। थैंक यू सर। या बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। बहुत यानी ऑलमोस्ट 700-800 क्वेश्चन प्लस कमेंट्स है। बहुत सारे लोगों ने नाइस प्रेजेंटेशन बोला है। प्रेजेंटेशन शेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पूछा है। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से मैंने थोड़े लिख के रखे हैं सो दैट मैं भूल या ना जाऊँ। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सर वो ऐसा है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपने जैसा बोला कि इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेसेस, या इक्विटी इन्वेस्ट करना नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना जैसा है ऐसा है। तो फिर या कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई बिजनेस डूब गए हैं, भाग खड़े हुए हैं, ये हुए हैं, तो फिर इन दैट केस व्हाट टू डू, क्योंकि वो तो बंद भी हो सकते हैं बिजनेस, तो क्या करना चाहिए? तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ। या राइट। सो या इक्विटी मतलब आप एक बिज़नेस में हिस्सेदार बन रहे हो और बिज़नेसेस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिज़नेसेस इन्फोसिस जैसे भी हमने देखे, एचडीएफसी बैंक भी देखा है, रिलायंस भी देखा है और हमने बिज़नेसेस किंगफिशर भी देखा है। और किंगफिशर जैसे दूसरे भी काफ़ी रहे होंगे, आई एम श्योर, मुझे इमीडिएटली नाम याद नहीं आ रहे हैं। राइट। सो बिज़नेसेस को समझना, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, बुरा कर रहे हैं कि नहीं, उनकी फ़ील्ड में वो लोग कैसा कर रहे हैं, वो एक फुल टाइम जॉब है। वो यू नो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का काम नहीं है और वो करने जाएगा तो ऐसा ही किंगफिशर मिल जाएगा। राइट। आने वाले समय का कौन इन्फोसिस है, कौन रिलायंस है, वो आज बोल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट्स एन एक्सपर्ट जॉब। वो एनालिसिस करना कि कौन-सा बिज़नेस अच्छा है, कौन-सा बिज़नेस बुरा है, उसके लिए टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए, अनुभव चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए और एक वो नॉर्मल इंडिविजुअल आपकी और मेरी तरह नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए मुमकिन नहीं है और हैंस म्यूचुअल फंड्स, इट्स एन एक्सपर्ट जॉब। म्यूचुअल फंड का काम है टू आइडेंटिफाई गुड बिजनेसेस। बाकी बिजनेसेस जिसने भी ये सवाल पूछा है, बहुत सही सवाल है। बिजनेसेस बुरे भी हो सकते हैं और गलती से बुरे बिजनेस में पैसा लग गया, खुद करने गए उसमें, तो उल्टा भी पड़ सकता है। दैट्स व्हाई परफेक्ट। म्यूचुअल फंड, दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपने लास्ट लाइन बोली कि भाई अभी आईपीओ का दौर चल रहा है। बहुत सारे आईपीओ आए पिछले साल और इस साल भी आने वाले हैं। आईपीओ या में हमने देखा है, हमारे न्यूज़ देखी है दोस्त ने, और कुछ-कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि मैंने भी पैसे कमाए हैं। तो फिर या मैं आईपीओ में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में क्यों करूँ, या आपने बोला एक्सपर्ट से क्यों करूँ? और या इसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी ये है कि भई कोरिलेट कर सकते हैं। में म्यूचुअल फंड में नॉर्मली फंड मैनेजर अगर हायर करना है तो मुझे उसको पैसे देने पड़ते हैं, एक्सपेंस देने पड़ते हैं। जबकि मैं डायरेक्ट इक्विटी में जाऊँ, तो हो सकता है मुझे खुद से ही मैं अपने लूँ तो मेरा ये कॉस्ट बच सकता है। तो फिर मैं उसमें क्यों ना करूँ? इनडायरेक्टली डायरेक्ट इक्विटी और आईपीओ का ये सवाल है। पहले आईपीओ वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ। आईपीओ तो पहले अगर आपको किसी ने बोला है कि मैंने ये आईपीओ में लगाया था और जब खुला तो सीधा डबल हो गया, तो ये बात पक्की है कि उसने 10 आईपीओ में लगाए थे और किसी एक आईपीओ की बात कर रहा है आपसे, जिसमें उसका डबल हो गया था। बाकी 7-8 में लगाए थे और डबल नहीं हुआ है या आधा हो गया है, वो आपसे वो बोल ही नहीं रहा है। राइट। सो कोई बोल रहा है या आपका खुद का भी अनुभव है तो ऐसा ही रहा होगा अनुभव कि किसी में पैसा बना है, किसी में नहीं। ऐसा नहीं है हर आईपीओ में पैसा बना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट काफ़ी आईपीओ अभी-अभी आए हैं, जिसमें 50% डाउन है अभी आईपीओ के बाद। एक तो पहला पॉइंट। आईपीओ में ही दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो आपका अलॉटमेंट लग गया और खुलने पे डबल हो गया। खुलने पे डबल हो गया मेरे भाई और बहन, तो क्या वेल्थ क्रिएट किया आपने? आपको लॉट लगा था 14,400 का,
कितना 14,400 का ही लगता है ना लॉट स्वप्निल, कितने का लगता है? बरा इतना का ही लगता है। और हुँ, खुलने पे डबल हो गया मतलब आपका पैसा हो गया 28,800। क्या कर लोगे मतलब वो 14,000 का 28,000 होने पे क्या कर लोगे? राइट? इट्स नॉट वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन इज़ 1 लाख का 5 करोड़ हो जाना। जिसके लिए अच्छा रिटर्न तो इम्पोर्टेंट है, बट अच्छा रिटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समय, टाइम। राइट? सो आईपीओ ठीक है मतलब 14 का 28 हो गया बट यू नो रियल वेल्थ क्रिएशन इज़ टाइम, पावर ऑफ बराबर, कंपाउंडिंग। एंड दूसरा ये क्वेश्चन आपने पूछा कि मैं खुद ही आईपीओ में पैसा बनता है तो म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊँ? तो एक जवाब तो मैंने दे दिया कि ज़रूरी नहीं है पैसा बनेगा और दूसरा कि नो इट्स एन जो आगे भी मैं बोल चुका हूँ, इट्स एन एक्सपर्ट्स जॉब। आप ट्रेनर को जिम में फीस देते हो, आप जिम का फीस तो देते ही हो, ट्रेनर को भी देते हो। आप आर्किटेक्ट को फीस देते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर को फीस देते हो आप, सीए को फीस देते हो आप। लाइफ में हर एक जगह पे आप एक्सपर्ट का यूज़ करते हो। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक्सपर्ट है म्यूचुअल फंड, वो फीस लेगा आपसे। दैट इज़ पैसा नहीं कमाने से तो वो फीस देना इज़ 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 मच बेटर ना। परफेक्ट, बराबर, या या यस, यस। या एक क्वेश्चन और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि आपने एक स्लाइड में दिखाया था कि इक्विटी रिस्की है और उसी में बताया था कुछ इंसिडेंसेस जहाँ पे 30 से 40% मार्केट घटा भी है, या ठीक है? तो इतना मार्केट घटा है, आप बोल रहे हो इक्विटी रिस्की है, ओके? एक जगह आप बोल रहे हो कि इक्विटी में इन्वेस्ट भी करो, तो मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर मैं क्यों निवेश करूँ इक्विटी में? व्हाई शुड आई इन्वेस्ट राइट इंटो इक्विटी इफ देयर इज़ अ फॉल? राइट राइट। सो उसके लिए यू नो इक्विटी में निवेश करूँ कि नहीं करूँ वो मेरे ख्याल से सवाल होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है हर एक की रिक्वायरमेंट है, हर एक की नीड है इक्विटी में इन्वेस्ट करना विथ एन एक्सपर्ट। मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जाए तो मच मच बेटर है। कितना वही एक सवाल फिर रहता है स्वप्निल, जो कम रिस्क लेना चाहता है वो कम करे अपने पोर्टफोलियो का 10-15% ही करे। जो रिस्क मॉडरेट लेना चाहता है 40% करे, 50% करे और जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है 80% 90 उसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बट इक्विटी ना लूँ मैं क्योंकि रिस्की है वो तो बहुत गलत सोच है। गलत सोच इसीलिए है कि विदाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप आपके जीवन के फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकोगे। बहुत मुश्किल है एफडी के 6% से जो टैक्सेबल है एक्चुअली लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना, बहुत मुश्किल है। मैं अगेन वो समझाने जाऊँगा तो इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स बट बराबर, विदाउट इक्विटी लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एट द सेम टाइम इक्विटी रिस्की है, अनसर्टेन है, वोलेटाइल है। मैंने ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी बताया कि वो रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। जैसे बराबर, रोड एक्सीडेंट्स से साल में लोग 2.5 लाख लोग मरते हैं, राइट? ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था। पर फिर भी लोग बाइक चलाना, गाड़ी चलाना छोड़ नहीं सकते हैं ना, इम्पॉसिबल है ना। जैसे मैंने बोला इक्विटी के बगैर लाइफ के गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल है। सिमिलरली बाइक के बगैर, कार के बगैर आज का जीवन मतलब निकल ही नहीं सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। बराबर, आप वो रिस्क मैनेज करते हो। सिग्नल पे रुकते हो, हेलमेट पहनते हो, सीट बेल्ट पहनते हो, स्पीड लिमिट मेंटेन करते हो, रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करते हो। सिमिलरली इक्विटी के रिस्क जो इक्विटी अनसर्टेन है वो मैनेज हो सकते हैं। एसेट एलोकेशन प्रॉपर रखो, अच्छा कंसल्टेंट रखो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो। दोज रिस्क कैन बी मैनेज। मैनेज, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बराबर सर, वो रिस्क परफेक्ट, मैनेज हो सकता। बट इक्विटी के बगैर तो यार जीवन के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना, आपको रिटायरमेंट प्लान करना है, आपके बच्चे का एजुकेशन प्लान करना है, बच्चे का मैरिज प्लान करना है, विदाउट इक्विटी तो यार तो आपका आवाज़ लो हो गया। मुश्किल हो जाएगा मतलब। या, या ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, देन या हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट इनटू इक्विटी देन? वो सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। ये शर्ट जो मैंने पहना है, ये मुझे फिट होता है इसीलिए मैंने ये लिया। आपका साइज़ अलग हो सकता है।
सिमिलरली कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करूं, सबका अलग अलग फिट हो सकता है। उसके लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्टेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझे, आपके फाइनेंसिस को समझे, आपके रिस्क को समझे, आपको कितना रिटर्न लगेगा वो समझे गोल पूरे करने के लिए, और अकॉर्डिंगली फिर आपको एसेट एलोकेशन फाइनल करके दे। और सिर्फ फाइनल करके नहीं दे, वो एसेट एलोकेशन पे आपको बरकरार रखे। तो मार्केट तेजी में आप ये बोलोगे कि यार इक्विटी बढ़ा दे, और मार्केट मंदी में आप बोलोगे कि यार इक्विटी गिरा दे, बट नहीं, आपको वो अटल रखेगा आपके एसेट एलोकेशन पे। इसके लिए एक कंसल्टेंट, एक डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा एक एनजे पार्टनर आपके पास होना बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट, स्वप्निल, इंडिया में आज की सिचुएशन ये है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट लोगों के पोर्टफोलियो में या तो है ही नहीं, या तो 2-3% ही है। बराबर, राइट। वो 2-3% तो नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सबका जवाब अलग अलग हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी 0 और 2 और 3 और 5 ना। 20 लेके जाना है, 40 लेके जाना है, 60 लेके जाना है कि 80 रखना है, वो सबका जवाब अलग अलग हो सकता है। बट इट कांट बी 0, इट कांट बी 5% ओनली, जो आज की तारीख में इंडिया में इट इज मच लोअर, ओनली 5, या इनफैक्ट काफी लोगों में 0 भी होगा। आई होप आई हैव आंसर्ड इट। बराबर, परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। इसमें ऐसा पूछा था वो कि आई गेस आपने जो 15 पूछा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लमसम है, कि नहीं वो SIP है, पर मंथ है, वो 15,000 रुपीज पर मंथ। ओके, उसमें आपने वो कोई गारंटी नहीं, कमिट, आप उसका ऑब्जेक्टिव लोग मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए। वो आंकड़े दिखाने का ऑब्जेक्टिव था पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना। बेनू, आप प्लीज वो स्क्रीन वापस लेके आ जाओगे प्लीज मेरी। या सो ये स्लाइड की भैया, इसमें मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था 1 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ मिलेगा बताना, जरा भी नहीं। ऑब्जेक्टिव था ये बताना कि हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करो 15 साल के लिए, 15% रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ होता है। अब किसी को मैं पूछूं कि ये 15 और ये 15 रहने दो, इस 15 साल को 30 साल कर दूं, और ये जवाब में अगर नहीं बताता, ये 10 नहीं लिखता, तो वो ये बोलता कि 2 करोड़ होगा। बराबर, बट नहीं, दैट इज नॉट हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। 15 साल का 30 साल करोगे तो वही 15,000, वही 15%, 1 करोड़ का 10 करोड़ होता है। मैं नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15,000 30 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 10 करोड़ मिलेगा। नोबडी नोज। इक्विटी इज अनसर्टेन, इक्विटी इज वॉलेटाइल। मैं कब से बार बार बोले जा रहा हूँ, नोबडी नोज यहाँ से 30 साल में क्या रिटर्न आएगा। सेंसेक्स 100 का 60,000 हो गया, 16% रिटर्न आया है, बट फ्यूचर नोबडी नोज। नहीं तो FD में पैसा ही कौन लगाएगा, नहीं लगाएगा अगर श्योर है कि 16 ही मिलेगा आने वाले 30-40 साल। नोबडी नोज, नोबडी नोज, नोबडी विल नेवर नो। परफेक्ट है सर। आपका आवाज थोड़ा लो हो गया है सर, फिर से। या अभी ठीक है? यस, नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब आप ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है अगर आप थोड़ा भी टेन्योर बढ़ा देते हैं। समय कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करते हैं वो बताने का यहाँ पे उद्देश्य था। जरा भी ये बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा। परफेक्ट है सर, थैंक्स सर। बहुत सारे क्वेश्चन, जो मेजोरिटी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही हो रहे थे, वो हमने कवर कर लिए। एनी पार्टिंग नोट्स फ्रॉम योर साइड सर? नो, नथिंग। थैंक यू सो मच। अगेन पार्टिंग में इतना ही बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। जो गलतियां मैंने बताई नहीं करने के, वो गलतियां से बचे, एंड इक्विटी में वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल। थैंक यू। Thank you, participant. You can now log out the session. Thank you. Thank you, sir. So, bye.